नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का राजभवन कूच आज। राजभवन तक मार्च निकालेगी कांग्रेस। भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न के खिलाफ भी विरोध किया जाएगा। बड़ी संख्या में दून पहुंचे हैं कांग्रेसी। केंद्र सरकार को कांग्रेसी ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज यानी 18 दिसंबर को कांग्रेस राजभवन तक मार्च निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पार्टियों के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने और मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से नाराज कांग्रेस आज राजभवन कूच करने जा रही है। तो केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपेगी कांग्रेसी। तो 18 दिसंबर को कांग्रेस यानी कि आज कांग्रेस राजभवन तक मार्च निकालेगी, विरोध जताती हुई नजर आएगी। रोजगार का वो मुद्दा उठाएगी और महिला सुरक्षा को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता नजर आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मार्च में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया जाएगा। बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने और मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से नाराज कांग्रेस आज राजभवन कूच करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार को कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो आज 18 दिसंबर को कांग्रेस राजभवन तक मार्च निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। इसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे कांग्रेस के, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। तो राजभवन तक मार्च निकालेगी कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, राजभवन तक मार्च निकालेगी कांग्रेस पार्टी, क्या मार्च निकाला जा चुका है? कितने बजे मार्च किया जाएगा? क्या कुछ जानकारी? तो ये कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के विरोध में राजभवन घेराव का कार्यक्रम यहां पर बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस भवन में पहुंच चुके हैं। पार्टी के जो तमाम प्रदेश पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रदेश से प्रभारी सुरेंद्र शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय इंतजार से पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं का है, जो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, उन सभी का इंतजार यहाँ पर है। जैसे ही ये वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, कांग्रेस का जो कूच है राजभवन घेराव का वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से कूच शुरू होगा। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस दौरान हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर गरजते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी दल यानी जो केंद्र की सरकार है उनकी तरफ से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे वो अडानी के मामले पर हो या मणिपुर हिंसा के मामले पर हो या उत्तर प्रदेश में जो हिंसाएं हुई हैं, दंगे जो हुए हैं वो या उसको लेकर हो। केंद्र सरकार की तरफ से ना तो भ्रष्टाचार पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरीके से ऐसा कोई कार्रवाई ठोस कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है जिससे समझा जा सकता हो कि कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने में सरकार यहाँ पर सफल रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार की जो कार्रवाई है वो सही समझी जाए। तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर निकाला जा रहा है। राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने का यहाँ पर किया जाएगा कि केंद्र सरकार इन सभी चीज़ों पर एक त्वरित कार्रवाई यहाँ पर करे और जो आरोप विपक्षी दल यहाँ पर लगा रहे हैं उन आरोपों पर कार्रवाई करने का काम करे, ताकि जो दोषी लोग हैं उनको सजा यहाँ पर दी जा सके। तो ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। जबकि दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के इस राजभवन घेराव के कार्यक्रम को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से कह सकते हैं कांग्रेस भवन से लेकर और जो हाथीबड़ कला का जो चौराहा है वहां तक पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने का काम यहां पर किया गया है। हाथीबड़ कला में पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस भवन
से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कुछ राजभवन घेराव के लिए निकलेगा। हाथी बरकरार चौक पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा पूर्ण करने का काम वहाँ पर कर दिया जाएगा। यहीं पर ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इस दौरान ये कह सकते हैं कि 3 लेयर की एक सुरक्षा वहाँ पर बना दी गई है। पहले पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उसके बाद बैरिकेडिंग वहाँ पर रहेगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पर तैनात कर दी गई कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं तो उनके उस उग्र प्रदर्शन को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से अभी तक की जो रणनीति यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर बनाई गई, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हजारों कार्यकर्ता आज राजधानी देहरादून में गरजते हुए नजर आएंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो ये कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उग्र भी वहाँ पर हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस की तरफ से भी पूरी चौकसी वहाँ पर बरतने के लिए कहा गया है। पुलिस वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मूव यहाँ से करेंगे, राजभवन घेराव का कार्यक्रम के लिए वो कूच यहाँ से करेंगे, किस प्रकार से भीड़ उनके साथ रहती है, कार्यकर्ताओं का हुजूम किस प्रकार से रहता है और पुलिस के साथ किस प्रकार से उनका रवैया वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन की एक टीम वहाँ पर मौजूद है ताकि कांग्रेस का जो ज्ञापन है उस ज्ञापन को समय रहते हुए वहाँ पर सबमिट किया जा सके और उस ज्ञापन को राजभवन भेजने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा सके। प्रशासन की तरफ से इस मार्च को लेकर तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं और 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। अब सवाल यही है क्योंकि कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इस मार्च को निकाला जाएगा। किस तरीके की बातें कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, किस तरीके का उत्पीड़न कांग्रेस नेताओं के साथ किया जा रहा है? देखिए, सीधी तौर पर ये कहा जा सकता है कांग्रेस का जो आरोप हो केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर है। केंद्र की जो एनडीए जो सरकार है उसकी तरफ से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, विपक्षी दल उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से अडानी के मामले पर जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए उस पर अमेरिकी सरकार कार्रवाई करने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। अमेरिका के FBI की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की बात वहाँ पर कही गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन देश के भीतर ये कह सकते हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो इस मामले पर अभी तक खामोशी साधे बैठी हुई है। सदन के भीतर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल जवाब यहाँ पर किए जाते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस जवाब अभी तक इस मामले पर नहीं दिया गया जिससे समझा जा सकता हो कि भ्रष्टाचार के ऊपर त्वरित कार्रवाई करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा हो। इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोलने के जो कांग्रेस के जो दूसरे कारण भी हैं वो ये हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा भड़की है, मणिपुर की हिंसा पर अभी तक प्रभावी कदम ना उठाना, उस हिंसा को लेकर अभी तक समाप्त करना, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के दंगे से लेकर बात अगर हम कहें तो जो इस समय काम वहाँ पर चल रहा उसको लेकर भी ठोस कदम ना उठाना, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं उनको बचाने के लेकर बांग्लादेश सरकार के ऊपर कोई दबाव की रणनीति ना अपनाना, इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है और आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर राजभवन घेराव करने का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। जी, यानी कि तमाम वो मुद्दे जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, राजभवन में पहुंचेंगे, ज्ञापन भी आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा सौंपा जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका इन तमाम जानकारी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना बोर्ड यानी कि UIIDB की बैठक ली है। इस दौरान बैठक में कई पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी भी ली और कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने सचिवालय में ये बैठक ली है और उत्तराखंड निवेश पर चर्चा भी की। आधारिक संरचना बोर्ड की ये बैठक ली है। इस बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद रहे और तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। आधारिक संरचना बोर्ड की बैठक ली गई है। ये दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। बैठक में तमाम मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सचिवालय में ये बैठक ली। आधारिक संरचना बोर्ड की ये बैठक ली गई है। उत्तराखंड निवेश पर इस दौरान चर्चा की गई। कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।
तो वहीं कार्बेट हेरिटेज जंगल सफारी काला ढूंगी जोन का वन मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक बंशीधर भगत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। वन मंत्री ने कहा कि काला ढूंगी सफारी जोन खुलने से यहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में ये जोन काला ढूंगी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। वहीं दींगानाथ नायक ने कहा कि काला ढूंगी क्षेत्र कॉर्बेट हेरिटेज से जुड़ा होने के कारण इस सफारी जोन में पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ पे आज कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का स्टार्ट हो रहा है। 17 तारीख को हम माननीय वन मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर रहे हैं और कल से यहाँ सफारी स्टार्ट हो जाएगा। ये एक पूरा एक पैकेज टूर है जहाँ पे कॉर्बेट फॉल्स, बराती राव फॉल्स, आपका चोटिया लगानी विलेज, आयरन फाउंड्री और उसके साथ साथ एक ये सफारी जोन भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब मिला के ये है कि ये इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं रामनगर में बस सफारी करके वापस चले जाते हैं, उनको कुछ करने के लिए और अलग से नहीं रहता है। तो उनको एक पैकेज के द्वारा अगर ये करेंगे तो यहाँ पे आके वो इसका पूरा इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और यहाँ का कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं। नए बना के नौजवानों को रोजगार दिया और हमारी ये परिकल्पना थी कि 2 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार ने परिकल्पना की थी। इसी के तहत राज्य में तमाम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और EDC के बेसिस पे चलाने का काम किया है। आज इसी कड़ी में एक मोहान में और अभी एक काला ढूंगी में एक ऐतिहासिक यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आज सफारी के लिए काला ढूंगी और एक मोहान में आज शुरुआत की है। इसमें जो पहला गेट काला ढूंगी का है, इसमें 30 सफारियाँ सुबह 30 शाम के करीब सैकड़ों बच्चों को इसके अलावा इसमें रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ ये करीब 22 किलोमीटर का ट्रेन है जो जिंदगी के अंदर मिला करके अगर आप रोड साइड में जोड़ लें तो 42 किलोमीटर की बात होगी। वहीं राज्य में निकाय चुनाव नजदीक है और इसके लिए बाकायदा शासन की ओर से पदों के आरक्षण की अंतरिम सूची भी जारी हो गई है। वहीं नगर पंचायत थराली के देवराडा वार्ड के निवासियों ने देवराडा को नगर पंचायत से अलग करने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देवराडा वार्ड के वासियों ने अपनी इसी मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी भेजा था। साथ ही लोकसभा चुनाव का भी पूरी तरह बहिष्कार किया था। अपनी इसी मांग को लेकर देवराडा वार्ड के निवासियों ने एक बार फिर से निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसे देखते हुए थराली विधायक भूपालाराम टमटा देवराडा पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए गांव के वासियों की मांग मुख्यमंत्री से करेंगे और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा, इस बात का आश्वासन देते हुए वो नजर आए। टमटा ने ग्रामीणों से बातचीत की है और लोगों को समझाया भी है। जिनके आशीर्वाद से, जिनके समर्थन से तो ग्रामीणों को मनाने पहुंचे विधायक। न हम जोड़ सकते हैं और न हम में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी संपूर्ण नगर पंचायत वासी वार्ड नंबर 2 की सम्रांत जनता ने विरोध किया था। आज नगर निकायों का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीटें सामान्य हो चुकी है, दावेदार अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा देवराडा की जनता जो की तस है और देवराडा की ग्राम सभा विरोध करेगी और ये हमें विश्वास है। आज विधायक जी का आने का कारण था कि विधायक जी हमें विश्वास दिलाएंगे। विधायक जी ने विश्वास दिलाया, फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं और विरोधी मुझे लग रहा है। वहीं मसूरी में परिवहन विभाग, नगर पालिका और मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी में सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े रोड 2 पहिया टैक्सी स्कूटी के खिलाफ मसूरी के पिक्चर पैलेस नंधौर रोड क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 12 स्कूटियों को सीज किया गया। बता दें कि मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा सड़क किनारे स्कूटी खड़ी की जाती है, जिससे अक्सर जाम लग जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ARTO राजेंद्र विराटिया ने बताया है कि समय समय पर नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटियों के खिलाफ पुलिस और नगर पालिका के सहयोग से अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है। मसूरी विंटर कार्निवल का प्रोग्राम 21 में से नए वर्ष है, शीतकालीन यात्रा है, 4 धाम यात्रा है। नए वर्ष की बहुत ज़्यादा क्राउड को आगामी देखते हुए अब जितने भी रास्ते पे इलीगल तरीके से नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियाँ या अन्य गाड़ियाँ खड़ी है तो उनको सबको हटाया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं, ताकि आगामी नए वर्ष तक
सफल आयोजन सभी के खिलाफ भी हम सख्त एक्शन कर रहे हैं। कुछ फोर्स और हमारी आ रही है नीचे से, तो हम और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। माना जाए फोर्स नीचे से हमें डिमांड भेज दी है, अधिकारियों से बात हो गई है, अधिकारी जल्द ही हमें पुलिस प्रोवाइड कराएंगे और एक सघन रूप से विस्तृत रूप से अभियान चला के रोड जितने रास्ते बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे, ताकि आगामी जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के सफल हो सके। परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा एक संयुक्त अभियान जो है इनके यहाँ पर जो नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होते थे इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। इसमें अब जो है हम इनको वाहनों को सीज भी कर रहे हैं, साथ साथ इनके जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है और अब इन पर जो है भारी जुर्माना लगा करके इनको छोड़ा जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक इनको जो है सीज भी रखा जाएगा। ये जो प्रक्रिया है अब ये अभियान हमेशा लगातार जारी रहेगा। इसमें इस प्रकार के अभियान रेगुलर रहेंगे तो निश्चित रूप से इस पर जो है कार्रवाई होती रहेगी। तो वहीं केदारनाथ धाम के रक्षक भगवान भूकुंड भैरव मंदिर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों पंचपंडा समिति रुद्रपुर ने खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में इस प्रकार का अनैतिक कार्य किया जा रहा है, साथ ही वह व्यक्ति जूते लेकर पाषाण मूर्तियों को स्पर्श कर रहा है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए और ठोस कार्रवाई की मांग की है। तो भूकुंड भैरव मंदिर में चोरी का ये पूरा मामला है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो वहीं रुड़की नगर निगम में जिलाधिकारी कन्मेंद्र सिंह ने लोगों की जन समस्याओं को सुना, जिसमें कुछ समस्याओं का निवारण मौके पर ही करा दिया गया, बाकी समस्याओं का जल्द ही निवारण करने का संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि वह समय समय पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने का काम करते हैं और सभी अधिकारियों को आदेश भी दे रखा है कि किसी भी फरियादी की फरियाद का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो अधिकारियों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए जिलाधिकारी और डीएम ने जनता दरबार लगाया है, फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही साथ कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला गया। मौके पे निस्तारण किया गया है, बाकी में निर्देशित किया गया है कि वो लोग कुछ में आज ही जाकर निस्तारण करें और कुछ में जो है 2-3 दिन 4 दिन में निस्तारण करके बाद में। देखिए, जल निगम ने जेजेएम के अंदर बहुत सारे गांवों में, शहर में बनाया है, जो टंकी बनाई है और जल निगम की व्यवस्था बनाई है, तो उसमें कुछ जगहों पे ये शिकायत आ रही है कि सड़कें जो इन्होंने तोड़ दिया है, पाइपें बिछाई, सड़कों को ठीक नहीं किया है। ऐसी शिकायत यहाँ भी आई थी, तो इन लोगों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसको ठीक कराएं। उसके अलावा अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार की स्थिति है, तो वहाँ भी इनको लगा करके ठीक कराया जाए। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो पिछली कई तहसील दिवसों में बहुत सी शिकायतें आई होंगी। मैंने आते ही सबसे पहले समीक्षा की, पुरानी कितनी शिकायतें लंबित हैं जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी शिकायतें कुल 11 पाई गई हैं जो लंबित हैं, उन पर भी एक-एक करके समीक्षा की गई है। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग होती, ऐसा नहीं है। शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। कतिपय शिकायतें ऐसी होती हैं जो सिविल प्रकृति की होती हैं, जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब चूंकि पब्लिक है, उसको पता नहीं होता है, तो उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। और जैसे एक शिकायत ये आ गई कि आप मुआवजा तय कर दीजिए, यहाँ पर मुआवजा यहाँ थोड़ी तय होगा, मुआवजा तो न्यायालय में तय होगा ना। तो रुड़की डीएम ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद को सुना है और कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। तो वहीं राज्य में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन के अंतिम दौर में पहुंच गई है। आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद बीजेपी अब प्रत्याशियों के चयन पर जोर दे रही है। बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया है कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन का अंतिम दौर अब पहुंच चुका है और प्रताप बिष्ट ने कहा है कि हमने आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले का सम्मान किया है और अब हम प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। कार्यकर्ता आधारित पार्टी और लगातार हम लोग मैदान पे रहते हैं। हमारी तैयारियां हमेशा चलती रहती हैं और एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है
और अभी निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। इसके बाद चुनाव के साथ साथ ही हमारे संगठन पर्व भी चल रहा था, बूथों का गठन कार्य भी चल रहा था, सक्रिय सदस्यता का काम भी चल रहा था। तो सारी चीज़ें हमारी मैदान पर चल रही थी। अब हम चुनाव के उसमें आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, हमारे सभी निकायों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारे नैनीताल जिले में 7 निकाय हैं, 5 नगर पालिकाएँ हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। इन सभी में हमारे पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए हैं। कल से सभी नगर पालिकाओं में हमारे जो अभी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनकी कल घोषणा हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, वे सभी लोग आकर के वहाँ बातचीत करके कार्यकर्ताओं से अपना निर्णय जो है ऊपर को भेजेंगे। उसके बाद चयन होगा कार्यकर्ता। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वे संपर्क कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से वे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सभी के नाम पर विचार करने के लिए ही अभी जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, प्रत्येक निकाय में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और 3 पर्यवेक्षक निगम के लिए भी नियुक्त हुए हैं हमारे जिले के लिए। पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर सीएम धामी की सरकार की तारीफ की है। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार यूसीसी कानून को लाने के लिए कहा गया था, लेकिन पूर्ववर्ती केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने ऐसा नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहला मॉडर्न यूसीसी कानून लाने का काम किया है, जिसमें सभी वर्गों से रायशुमारी की गई है। तो सदन में यूसीसी की तारीफ अमित शाह करते हुए नजर आए। अंबेडकर जी, लोहिया जी, केएम मुंशी, एचवी कामत, इस सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो चुका है। आयोग की तरफ से अंतिम आरक्षण भी जारी कर दिया गया है, लेकिन सियासी दलों की रणनीति अभी भी पार्टी के भीतर जिताव और टिकाऊ प्रत्याशी ढूंढने की दिख रही है। ऐसे में निकाय चुनाव की सरगर्मी आने वाले दिनों में और भी तेज होती हुई नजर आएगी। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल निकाय चुनाव को लेकर चुनावी कसरत शुरू कर दिए हैं, लेकिन जीत के दावों में खलल डालने का काम आयोग की तरफ से जारी किए गए अंतरिम आरक्षण ने कर दिया है। बीजेपी ने आरक्षण जारी होने के बाद अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जो संभावित दावेदारों को लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपने का काम करेंगे। जबकि कांग्रेस पहले ही निकाय चुनाव को लेकर जिले के प्रभारी घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब पार्टियों के भीतर दावेदारों ने अपनी दावेदारी का दम दिखाना भी शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करने में जुट गए हैं और नेताओं की जिम्मेदारी तय कर चुनाव की रणनीति को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आयोग के द्वारा जारी किए गए आरक्षण से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इस आरक्षण ने कई नेताओं की चुनावी रणनीति खराब कर दी है। चुनाव की इस बेला में बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही रणभेरी बजने का इंतजार है, ताकि चुनाव का अंतिम चाल चली जा सके। देखिए, हमने नगर निकाय चुनाव को लेकर एआईसीसी ने पिछले 6-7 महीना पहले एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की देखरेख में ज़िला प्रभारी बनाए गए थे। ज़िला प्रभारी अपने अपने ज़िलों में जाके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन कौन लोग आवेदन करना चाहते हैं इसको देख रहे हैं। वहाँ की स्थानीय हमारी जो ज़िला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटीज़ है, वो भी इस काम में लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। जनपदवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और सभी नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से जो संभावित उम्मीदवार है उनसे बातचीत हो रही है, संवाद किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन उम्मीदवार इस चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से निकाय चुनाव में जीत के दावे किए जा रहे हैं।
बीजेपी नेताओं की माने तो पर्यवेक्षक अपना काम करेंगे और संभावित दावेदारों की कुंडली बनाकर पार्टी संगठन को सौंपेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरीके से विधानसभा, लोकसभा और केदारनाथ उपचुनाव में जीत मिली है, इस आधार पर निकाय चुनाव में भी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, सरकार के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के जो आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत और एक्ट के तहत ही उसको जारी किया गया है और ये आरक्षण चार्ट अभी अनंतिम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और 24/7 वो कार्य में लगी रहती है। धरातल पर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता नित्य नए तरीके से लगातार लगे हुए हैं कार्य में। उसको देखते हुए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से लोगों की टिकट की जो दावेदारी उसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद टिकट का वितरण पूरा राय मसौदा लेके किया जाएगा। निकाय चुनाव में अंतरिम आरक्षण जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी सियासी दलों को चुनाव की तारीखों का इंतजार है, जिससे निकाय चुनाव को जीतने वाले दावों को धरातल पर सफल बनाया जा सके। यानी पिक्चर अभी बाकी है। देहरादून से अभय ज्ञानतुरा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।